हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की बुक टू के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। इन चैप्टर से जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी डिटेलिंग पूछी जाती है। तो ये अपन बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। इन दो चैप्टर पर अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। सारी चीज़ें आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलोगे और हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन में एक एक लाइन में लिखते हुए करेंगे। ठीक है, बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। क्या होता है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, तो कंपनी को बहुत सारा ना पैसा चाहिए। कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब सिर्फ पैसा चाहिए नहीं, उसको पैसे को इन्वेस्ट भी करना होता है। सिर्फ इन्वेस्ट भी करना होता है, कुछ पैसा अपने पास भी रखना होता है। कुछ पैसा अपने पास भी रखना होता है। तो बात ये होती है कि ये सारे काम कौन करेगा। तो कंपनी जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, फिर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने होते हैं, वो कंपनी एक बंदे को अपॉइंट करती है जिसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजर। कौन होता है? फाइनेंशियल मैनेजर। कौन है ये फाइनेंशियल मैनेजर? बड़े ही ध्यान से सुनना, किसको अपॉइंट करती है? फाइनेंशियल मैनेजर। बात होती है कौन है ये फाइनेंशियल मैनेजर। बात समझ आया? फाइनेंशियल मैनेजर वो पर्सन है जो कंपनी के फाइनेंस को मेंटेन करके चलेगा। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये बनता है, इस फाइनेंशियल मैनेजर के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजर आया है क्या काम करके देगा आपको, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बड़े ही ध्यान से देखना, इस फाइनेंशियल मैनेजर के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। साथ साथ लिखते हुए चलना, इसके नोट्स आप लोगों को अलग से नहीं मिलेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। क्या बोला मैंने? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि पैसा अवेलेबल कराना फर्म को। तो भैया ये तो मैं ही करवा दूं, बताओ किस बैंक से लोन लाना है, लेकिन मैं महंगा लाऊंगा, मुझे नहीं पता सबसे सस्ता कौन दे रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है पैसा लेकर आना, वो भी एकदम सस्ती कॉस्ट में, कम से कम इंटरेस्ट रेट में। नंबर 2, मान लो फाइनेंशियल मैनेजर ने अवेलेबिलिटी करा दी 600 करोड़ की, तो क्या अगले दिन ही यूज हो जाएगा कि? ऑब्वियसली नॉट, थोड़ा टाइम रहेगा। तो इस पैसे की सेफ्टी कौन ध्यान देगा? फाइनेंशियल मैनेजर। उसका दूसरा काम होता है मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द फंड। बोलो बात समझ में आया? मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द फंड। कितने पॉइंट हो गए? 2। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, नंबर 2 मेंटेन द सेफ्टी ऑफ द फंड, और नंबर 3 इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। अब उस पैसे का यूटिलाइजेशन तो वो तो मैं भी कर दूं, खर्च ही तो करना है पैसा, कोई भी कर देगा। तो बात ये है सही जगह पे सही तरीके से खर्च होना चाहिए, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? पक्का? डन? ठीक है, ध्यान से देखना। आप लोगों से बात करी जा रही है, फाइनेंशियल मैनेजर को हमने ना बहुत सारे काम दे रखे हैं। अब बात करते हैं, कंपनी के 3 वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। अब ये 3 डिसीजन में से एक डिसीजन 110% आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर आपने ये 3 डिसीजन याद कर लिए ना, आपके 6 नंबर पक्के एग्जाम में। 3 कौन कौन से? पहला, फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, नंबर 2 फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। कितने हो गए टोटल? 3। फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। ये 3 ऐसे डिसीजंस हैं जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे तो आगे भी पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बहुत सारे आएंगे, लेकिन ये 3 वो वाले हैं जिनको आपको अपनी एक कैटेगरी में रखना है, जिनसे एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा ही बनेगा। कौन कौन सा? फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। बोलो बात समझ में आया? ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। बोलो क्लियर है? आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आया? तो अब हम फाइनेंशियल मैनेजर से पहला काम यही करा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर बता
कौन कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे। तो मैंने हेडिंग क्या डाली, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, बात समझ में है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। बड़ी ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होती है वर्किंग कैपिटल। अरे अकाउंट्स पढ़ी नहीं पढ़ी, क्या होती है वर्किंग कैपिटल? नालायक। हाँ, डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसा जरूरी होता है, डे टू डे बिजनेस के लिए जो पैसा जरूरी है उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। अकाउंट्स में आप इसका फॉर्मूला पढ़ते हो, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, रेशियो करके चैप्टर है, वहां पढ़ा होगा। बताओ तुम्हारे अकाउंट्स वाले सर को जूते मारे तुम लोगों को, ये बेसिक चीज नहीं आती तुम लोगों को। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो आपको डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी है, वो पैसा जो आपको डे टू डे बिजनेस के लिए जरूरी है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो इस रूम के अंदर या फिर ये जो बिल्डिंग मैंने खरीदी है ये मेरी फिक्स कैपिटल है। ये स्मार्ट बोर्ड जो मैंने खरीदा है ये क्या मेरा फिक्स कैपिटल। लेकिन इसको चलाने के लिए मुझे और क्या क्या खर्चे चाहिए, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, है ना, मार्कर बोर्ड पे जितनी भी चीजें होंगी, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा मेरा डे टू डे का खर्चा। तो उस डे टू डे खर्चे को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, अगर सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अगर सारा पैसा मैंने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं डे टू डे खर्चे कर ही नहीं पाऊंगा। और अगर आप डे टू डे खर्चे देने में दिक्कत आ गई ना, आपकी गुडविल खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है, गुडविल। बात में आपसे आपके क्रेडिटर पैसा मांगे जा रहे हैं, आप पैसा दे ही नहीं रहे, पैसा मांगे जा रहे दे ही नहीं रहे, तो भैया क्रेडिटर का आपसे भरोसा उठ जाएगा, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। और हमने, ठीक है, हम गुडविल खराब नहीं होने देंगे। सारा पैसा घर पे रख लिया, अपने पास है, तो आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खो दोगे, इंटरेस्ट का लॉस कर दोगे। तो समझ ही नहीं आ रहा कितना पैसा अपने पास रखूं और कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रखूं। तो कितना पैसा अपने पास इन्वेस्ट अपने पास रखना है, उसी को क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। बोलो, टॉपिक समझ में आया क्या? वर्किंग कैपिटल समझ में आया? क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आया? आगे ध्यान से सुनना। क्या होता है, आपको बस एक बात याद रखनी है कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्या करता था, कॉलोनी के बाहर बढ़िया से खड़े हो जाते थे और जो भी गाड़ी बिना हेलमेट के दिखती थी, तेज बाइक चला रहे हैं, उनको रोक के चालान काट लेते थे। कभी 100 रुपए का, कभी 200 रुपए का, कभी 500 रुपए का, ये काम करते रहते बढ़िया से ऐसे करके ना। हुआ क्या, वो उन्होंने बहुत और पढ़ाई वढ़ाई आगे आगे करी और सारी चीज करके वो एसपी बन गए। क्या बन गए अब आगे, एसपी बन गए। मैं जानना चाहता हूं, क्या एसपी बनने के बाद भी क्या वो छोटे मोटे चालान कट करेंगे क्या? तो याद रखना, वर्किंग कैपिटल मतलब छोटा मोटा पैसा। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, द रीजन इज फिक्स कैपिटल ज्यादा पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब छोटा मोटा पैसा। तो याद रखना, जैसे ही वो क्या बन गया, एसपी बन गया। क्या बन गया, तो उसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, एसपी इग्नोर स्मॉल चालान। बात समझ में आया, एसपी इग्नोर एससी, एसपी इग्नोर एससी। सर याद कैसे रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको याद कराई है, बहुत ही सिंपल सी, कभी नहीं भूलोगे। पहले पुलिस ऑफिसर था तो वो क्या करते थे, स्मॉल चालान, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का मतलब भी क्या था, स्मॉल अमाउंट, आया ना। अब जैसे ही वो क्या बन गया, एसपी, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इग्नोर, क्या, स्मॉल चालान। याद रखना, वर्किंग कैपिटल मतलब छोटा मोटा अमाउंट, उसने भी छोटा मोटा चालान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तो एसपी इग्नोर एससी, एसपी इग्नोर एससी। बोलो याद रखोगे, क्लियर है क्या? एसपी इग्नोर एससी, तो क्या बनेगा, एसपी इग्नोर
SP इग्नोर SC, SP इग्नोर SC। बात समझ में आया? मैंने आपको क्या बोला, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, आप आंसर क्या दोगे, SP इग्नोर SC, SP इग्नोर SC, SP इग्नोर SP इग्नोर SC। देखो ध्यान से देखना, क्विक रिवीजन दे रहा हूं जल्दी से। फाइनेंशियल मैनेजर को एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वर्किंग कैपिटल में पैसा कितना डलेगा, वर्किंग कैपिटल में पैसा ज्यादा डालना है फिर वर्किंग कैपिटल में पैसा कम डालना है। बात समझ में, कितना रखना है वर्किंग कैपिटल में, तो आपको याद रखना है एक पुलिस ऑफिसर था, वो क्या करता था, छोटे मोटे चालान कट करता था, लेकिन जैसे ही वो क्या बन गया, SP बन गया, तो उसने क्या इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, SC। रिपीट कर दो मेरे साथ साथ, SP इग्नोर SC, रिपीट कर दो, SP इग्नोर SC, रिपीट कर दो, SP इग्नोर SC। सबसे पहला सीजनल फैक्टर, क्या बोल रहा हूं पहले सुनोगे उसके बाद लिखोगे। सबसे पहला मैंने क्या बोला, सीजनल फैक्टर। सर अगर सीजन है ना आपके बिजनेस का तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और अगर सीजन नहीं है तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कम है। बड़े ही ध्यान से सुनना, अभी जैसे मकर संक्रांति गई तो मकर संक्रांति के टाइम पे पतंग वाले की दुकानों को पैसे की जरूरत ज्यादा होगी या कम होगी, सर ज्यादा होगी। स्टाफ भी ज्यादा लगाना है, ऐसे टेंट भी बाहर लगाने हैं, प्रमोशन भी ज्यादा करने हैं, इंस्टाग्राम वालों को रील वील भी बनवानी है, तो पैसे की जरूरत ज्यादा होगी। लेकिन अगर सीजन नहीं है तो पैसे की जरूरत कम होगी। हमें यही बात करनी है कि वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, तो हमने बोला SP इग्नोर SC, तो ऐसे कौन सा हुआ, सीजनल फैक्टर। कौन सा हुआ, सीजनल फैक्टर। तो अगर सीजन है तो वर्किंग कैपिटल कैसी चाहिए, ज्यादा, सीजन नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कैसी चाहिए, कम। बोले बात समझ में आया, बात समझ में आया। नंबर 2 आते हैं, P से हो जाता है प्रोडक्शन साइकिल। कौन सा, प्रोडक्शन साइकिल। कुछ प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगता है और कुछ प्रोडक्ट इंस्टेंट बन जाते हैं। तो जिन प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल या फिर प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा है तो उनके लिए हमारे को वर्किंग कैपिटल भी कैसा चाहिए, बहुत ज्यादा, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल कैसा चाहिए, बहुत कम। बड़े ही ध्यान से सुनना, मेरा एक रेस्टोरेंट है, इसने ऑर्डर दिया, मैंने बनाया, खिलाया, इसने पेमेंट कर दिया, मेरे को पैसा मिलने में कितनी देर लगी, मात्र आधा घंटा, मात्र। लेकिन मान लो मैं एक फार्मर हूँ, आज मैं सीड्स लगाऊंगा तो मुझे पैसा कब मिलेगा, 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक खर्चे के लिए पैसा कहां से आएगा, मुझे लाना पड़ेगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा है, अदरवाइज कम है। बोलो बात समझ में आया। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। मेरे साथ रिपीट करो, SP इग्नोर SC, रिपीट करो, SP इग्नोर SC, S पे सीजनल फैक्टर, P से प्रोडक्शन साइकिल, I से हो जाता है इन्फ्लेशन। कौन सा हो जाता है, इन्फ्लेशन। मुझे बताओ मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी। वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ गए क्या, जेब में पैसा कितना रखना है, जेब में पैसा। मेरे को एक बात बताओ, आप सबकी फैमिली के पास पैसा है, सारा घर में है क्या, नहीं, इन्वेस्टेड है, कुछ प्रॉपर्टीज में, कुछ गोल्ड में, कुछ शेयर्स में, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट है। घर में कितना है, 0 है क्या, क्यों, कुछ क्यों है, सर डे टू डे खर्चे आ जाए। हर इंसान अपने पास 1.5-2 लाख रुपए तो अपने अलमारी में रख रहा है, 50-60 हज़ार तो रख ही रहा है ना, इमरजेंसी कभी भी पैसा आ जाए, तो वो जो पैसा है उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो एक कंपनी को कितना रखना है उसके ये फैक्टर्स है। बोलो बात समझ में आया। SP इग्नोर SC, I से क्या है, इन्फ्लेशन। मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा है, और कम है तो, सर मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ तो मेरे 20-30 हज़ार रुपए का महीने का अगर मैं जेब में रख के चलूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर मैं मुंबई में हूँ तो मुझे ज्यादा चाहिए, मैं बैंगलोर में हूँ तो, सर द रीजन इज बैंगलोर में कैब में बैठा ना तो 400 रुपया मान लो हो गए, पता ही नहीं पड़ेगा। बैंगलोर की ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत महंगी है, समझ गए। तो ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन। SP इग्नोर SC। G से होता है ग्रोथ। G से कौन सा होता है, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ अवेलेबल है, आपके बिजनेस में ग्रोथ, तो अब मुझे बताओ आप एम्प्लॉय ज्यादा अपॉइंट करोगे, कम करोगे, ज्यादा करोगे, चेंजेस भी करोगे, डेवलप करोगे धीरे धीरे, तो आपको पैसे की जरूरत ज्यादा है। और आप तो ऑलरेडी टॉप ग्रोथ पे हो तो आपको पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं है। डेवलपिंग ब्रांड को हाथ में पैसा रखने की जरूरत होती है, नया नया बिजनेस हाथ में पैसा रख के चलता है, तो जिसको बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं, तो ग्रोथ है तो वर्किंग कैपिटल आपको कैसी चाहिए, ज्यादा, और ग्रोथ नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कैसी है, कम। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है क्या, बात समझ में आया।
अब एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बोला SP इग्नोर SC। मैंने आपको क्या बोला? SP इग्नोर SC, SP इग्नोर SC। सबसे पहले S से कौन सा हो गया? सीजनल फैक्टर। फिर P से कौन सा हो गया? प्रोडक्शन साइकिल। I से कौन सा हो गया? इन्फ्लेशन। G से क्या हो गया? ग्रोथ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक बात समझिए। और एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को, बड़ी प्यारी सी अच्छी सी कहानी। कहानी हमारी नंदिनी की और श्रेयांश की। ठीक है, दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों में एक दिन लड़ाई हो जाती है। दोनों में एक दिन क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब क्या होता है, 12वीं के बच्चे हैं तो लड़ाई वो वाली है नहीं कि वो बाल पकड़ के खेलते, चश्मा फोड़ दे एक दूसरे का, चाटे वाटे मार दे, नहीं वो वाली नहीं। अभी थोड़े से बड़े हो गए ना, अब इनकी ऐसी वाली हो गई, देखते हैं बोर्ड में मार्क्स ज्यादा कौन लाता है। दोनों की लड़ाई किस बात की हो गई? बोर्ड में मार्क्स ज्यादा कौन लाता है। तो दोनों ने प्लान किया है अलग अलग कि 95% लेकर आनी है। दोनों एकदम पढ़ाई करना स्टार्ट हो गई। ये भी पागलों की तरह पढ़ाई करे जा रहा है, वो भी पागल होते जा रही है, सारी चीजें हो गई। श्रेयांश के मार्क्स आते हैं 97% और नंदिनी की आती है 96%। नंदिनी का प्लान कितना था? आए कितने? वो अचीव हुआ। खुश हो जाना चाहिए था, खुश हो जाना, पर नहीं है, दुख है इस बात का। किस बात की खुशी नहीं है कि मैंने गोल अचीव कर लिया, इस बात का दुख है कि उस आदमी के 97 कैसे आ गए। दुश्मनी और बढ़ी और दर्द हुआ। अभी भी वही हाथापाई तो नहीं हो सकती। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सीन कुछ इस तरीके से हुआ कि दोनों ने ये सोचा था, 12th के बाद हम लोग थे तो बचपन से ही दोस्त, लड़ाई तो भी हुई है, दोनों ने सोचा था हम अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन अब बातें बातें नहीं होती। तो क्या हुआ, नंदिनी तो अपने बिजनेस को लेके चली गई कश्मीर। कहाँ लेके चली गई? कश्मीर। हिली एरिया में इसने अपना स्टार्ट किया। बोले आज की डेट में देखा जाए तो लोगों से घर में खाना नहीं बनता, हर किसी को बाहर खाना है और हेल्दी भी खाना है। तो उसने कैफे स्टार्ट किया जहाँ पे एप्पल पाई बेच रही थी। क्या बेच रही थी? एप्पल पाई। इसने पूरा प्रमोशन अच्छे से किया, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बाहर का भी है, आपको अच्छा भी लगेगा, बच्चों को भी खिलाओ, बड़ों को भी खिलाओ। तो इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा था। श्रेयांश ने भी सेम बिजनेस स्टार्ट किया। क्या? एप्पल पाई का, क्योंकि दोनों के आइडिया एकदम सेम जा रहे थे। पर इसका कहाँ पर था? जयपुर में। इसने बोला माता पिता से दूर कौन जाए, तो इसने अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट किया? जयपुर में। और उसका बिजनेस कहाँ था? कश्मीर में। बोले बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। होता क्या था कि अंश चिल्ला रहा, किस पे? नंदिनी पे चिल्ला रहा, मेरी भी 55% बनी थी, 55% बनी थी, मुझे भी जॉब दे दो दे दो दे दो। तो है ना, नंदिनी इसके साथ अपने साथ ले गई। कहाँ ले गई? कश्मीर ले गई। ठीक है, और ये श्रेयांश जा रहा था तो मानव इसके साथ बाय वन गेट वन में फ्री आ गया। मानव इसके साथ फ्री आ गया, पैसे काम थे। तो दोनों के साथ इनका बिजनेस, एक एम्प्लॉय इसके साथ, एक एम्प्लॉय इसके साथ। ठीक है, अब क्या होता, नंदिनी को एप्पल पाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा मुझे बताना? एप्पल। ऑब्वियसली बात है सर, एप्पल पाई के लिए रॉ मटेरियल क्या है? एप्पल। तो नंदिनी को है ना एप्पल की रिक्वायरमेंट होती है अपनी मशीन्स में डाल के, फिर उसका एप्पल पाई बनाने के लिए। तो ये काम क्या करती है? और एप्पल इज वेरी इजीली अवेलेबल। तो बोलती बेटांस है ना, जाओ पेड़ पे चढ़ जाओ। ये बक्के पेड़ पे जाता, पेड़ को हिलाता, एप्पल गिरते, टोकरा भर के ले आता, एप्पल अवेलेबल। बन गई एप्पल पाई। बताओ बन रही है नहीं बन रही? आसानी से बन रही है। इसको रॉ मटेरियल बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाता। इस बेचारे को, ये कहाँ रहता है? जयपुर। अब जयपुर में तो एप्पल उगते नहीं है, तो इसको ऑर्डर करना पड़ता शिमला में, कश्मीर में। तो वो बोलते पहले पेमेंट करो, बाद में आपको गुड्स मिलेंगे। इसको जब चाहिए तब मिल जाते। मैं जानना चाहता हूँ रॉ मटेरियल आसानी से किसको अवेलेबल हो रहा है? नंदिनी को। इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं? अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इजीली है, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बोले बात समझ में आया? बोले बात समझ में आई? दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास, मतलब अगर आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल तो वर्किंग कैपिटल कम, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल ज्यादा। बोलो बात समझ में आया? आओ देख लेते हैं पीछे। ऐसा था एसपी इग्नोर एससी। क्या था? एसपी इग्नोर एससी, एसपी इग्नोर एससी। बताओ सबसे पहले एस से क्या पढ़ा? सीजनल। टी से क्या पढ़ा? प्रोडक्शन साइकिल। आई से क्या पढ़ा? जी से क्या पढ़ा? अब आर से हमने बात करी है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कौन सा? तो अगर रॉ मटेरियल अगर आपके पास इजीली अवेलेबल है, अगर आपके पास
रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और रॉ मटेरियल अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको मंगवाना पड़ेगा तो पैसा हाथ में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? एसपी इग्नोर एससी। आर से कौन सा हो गया? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब बड़े ही ध्यान से सुनना, क्या है ये वाली जो नंदनी है ना इधर, ये बड़ी चालाक है। तो कुछ एप्पल तो ऐसे थे जो बहुत इजीली मिल जाते हैं, कुछ ऐसे ना डिफरेंट एप्पल होते हैं जिनको ना अलग से उगाया जाता है, खेती करी जाती है, वो इजीली अवेलेबल नहीं थे। मान लो वाइट एप्पल हो रहे हैं, पर्पल एप्पल हो रहा है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एप्पल जिनको उगाया जा रहा है, और उनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कश्मीर में, पर वो खरीदने पड़ते हैं। तो इसने क्या कर रखा है, कश्मीर में तो थी, ये क्या करती थी, बढ़िया सबसे व्यवहार बना के रखा है। कभी घूम रही है, कोई मिल जाता है तो अस्सलाम वालेकुम चाचा, चाचा क्या हाल चाल, चाचा बिरयानी पे नहीं बुला रहे, बस उनके व्यवहार बना रखा है। तो एक दिन इसको ऑर्डर करने थे, ग्रीन एप्पल मंगवाने थे, तो इसने बोला चाचा वो ग्रीन एप्पल भिजवा दो। तो बोलते हैं ये लो, बोले पेमेंट, बोले आराम से कर देना, यानी कि उसको उधारी मिल जाती थी। क्या मिल जाती थी? क्योंकि ये जानती थी ना उसको, बढ़िया आना जाना खाना पीना साथ में करती तो बढ़िया से हो जाता था, इसको उधारी मिल जाती थी। और उसने अपनी कैफे के बाहर एक बड़ा बड़ा ऐसे बैनर सा लगा रखा था, आज नकद कल उधार। एक और पास में लगा रखा था, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, कृपा टोकन पहले ले ले। बात समझ रहे हो? यानी कि ये क्रेडिट पे माल नहीं बेचती थी, सिर्फ काय में डील करती थी, कैश में, लेकिन उसको उधार मिल जाता था। दूसरी साइड हमारा कौन बेचारा? श्रेयांश। ठीक है, ये फोन करता है इधर कश्मीर में, चाचा दो पेटी एप्पल भिजवा दो। तो चाचा बोलते पहले 2 लाख रुपए का सामान पैसा भिजवा दो, पहले पेमेंट बाद में गुड्स। भैया कश्मीर वाला आदमी जयपुर वाले पे ट्रस्ट कर लेगा क्या इजीली? आंसर इज नो। तो इसको सारी चीजें कैसे मिलती थी? कैश में मिलती थी। दोस्ती इसके साथ प्रॉब्लम, इसका कहाँ पर था? जयपुर में था। तुम जैसे नलायक इसकी कैफे पे जाओगे तो उसकी टपली मार के क्या बोलोगे, दे 2 प्लेट लगा, पैसे बाद में लेना। तो इससे उधार ले लेते थे। मुझे बताओ पैसे की जरूरत ज्यादा किसको पड़ेगी? इस बेचारे को। इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, सी से क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड, 2 अलग अलग पॉइंट है। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड 2 अलग अलग पॉइंट है, 2 लिखना, क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। अगर आप उधार दे रहे हो, अगर आप उधार, तो आपको पैसे की जरूरत ज्यादा है, आपको पैसे की जरूरत ज्यादा है। नंबर 2, अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो आपको पैसे की जरूरत कम है, क्योंकि मुझे खर्चा ही नहीं करना पड़ेगा, उधारी मिल रही है। बात समझ में? देख लो जल्दी से, एसपी इग्नोर एससी, एसपी इग्नोर एससी, तो एक हो जाएगा क्रेडिट अलाउड और एक हो जाएगा क्रेडिट अवेल्ड। एसपी इग्नोर एससी, एसपी इग्नोर एससी, एस से, पी से, आई से, जी से, आर से, बहुत बढ़िया, सी से कौन सा हो? क्रेडिट अवेल्ड और क्रेडिट अलाउड। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? आप देखो ध्यान से सुनना, ये जो हमारी नंदिनी है ना, ये बस दिखती ऐसी है, सीधी सादी हस्ती कूदती, लेकिन है बड़ी डेंजरस। अंश से पूछना, जैसे ही कैफे ओपन होता है इसके हाथ में डंडा होता है, हाथ में साफ साफ इसको एक बोल रखा था कि भैया एप्पल के जब तक बीज नहीं दिख जाए ना तब तक एप्पल कट होना चाहिए। वेस्टेज कितना होना चाहिए? 0। तो कैफे से बाहर निकलेगा, पहले लाइट्स ऑफ होगी, फिर बाहर निकलेगा, ठीक है, वेस्टेज 0। हमें वेस्टेज कैसी चाहिए? 0। ये बेचारा जयपुर में, और उसके साथ में काम कौन कर रहा? मानव है। आधा एप्पल खुद खा जाता, आधा फेंक देता। बात समझ रहे हो? पूरे एप्पल में से आधा एप्पल यूज हो रहा, बाकी फेंकता रहता। दूसरी चीज, बेचारा लाइट चालू करता, लाइट चालू करके भूल जाता, आता मोटर चालू रहती, मशीन चालू रहती, खुद पबजी खेलता रहता, पबजी की तरह। बात समझो, वेस्टेज धमाधम हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ पैसे की जरूरत ज्यादा किसको होगी? जिसके पास वेस्टेज ज्यादा है या जिसके पास वेस्टेज कम है? सर जिसके पास वेस्टेज ज्यादा है। तो इसी को पॉइंट बोला जाता है, दैट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम है, अदरवाइज आपको पैसे की जरूरत ज्यादा है। एसपी इग्नोर एससी, रिपीट करो, एसपी इग्नोर एससी, रिपीट करो, एसपी इग्नोर एससी, एस से, पी से, आई से, जी से, फिर ओ से ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आर से, लास्ट सी से क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। हो गया हमारा आंसर भी हो गया, आपको याद भी हो गया। देखो ध्यान से, इस ई से कोई पॉइंट नहीं है, इग्नोर में अपन ई को क्या करेंगे? इग्नोर। नाउ लिसन, एन से हो जाएगा नेचर ऑफ बिजनेस। कौन सा हो जाएगा एन से?
नेचर ऑफ बिजनेस, मुझे एक आराम से मान लो, मैंने अपनी कॉलोनी के बाहर एक दुकान खोली, छोटी सी दुकान, ध्यान से सुनना। उस दुकान पे मैं स्टेशनरी का सामान रख रहा हूँ। आपको क्या लगता है कितने रुपए में दुकान बढ़ जाएगी? स्टेशनरी का सामान रखना है, हार्डली 200-400 कॉपियाँ होंगी, इतनी रख पाऊंगा? क्या रख पाऊंगा पूरे दिन? 500 कॉपियाँ और पेंसिल पेन फलाना, ऐसे करते करते हार्डली कितने रुपए में दुकान बढ़ जाएगी? आप मुझे बताओ। अरे 1-1.5-2 लाख रुपए में तो बढ़ जाएगी, पता ही नहीं क्या क्या आ जाएगा, नया नया पुराना सामान समझ जाएगा। एक तरीका वो है स्टेशनरी। दूसरा, मैंने ना वहाँ पे ज्वेलरी शॉप खोली है, शोरूम खोला है उतनी ही जगह पे, सेम जगह पे। अब यहाँ पे मैं रख रहा हूँ गोल्ड, डायमंड, ये सारी चीज़ें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ पैसे की ज़रूरत ज़्यादा कहाँ है? क्यों? दुकान तो सेम है सर। रीज़न लग्जरी आइटम है, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? अगर आपका बिजनेस का नेचर लग्जरी नेचर है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और अदरवाइज आपको वर्किंग कैपिटल कम। स्टेशनरी की दुकान पे एक कैमरा काम कर देगा, गले पे रख देना बस। लेकिन गोल्ड की शॉप पे सर चारों तरफ आपको कैमरे रखने पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ेगा। लेकिन क्या स्टेशनरी की दुकान पे रख दूँ सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर चश्मा लगा के? ऑब्वियसली नॉट। बोले भाई रूल का लेके जा रहा है, ऑब्वियसली नॉट। बात समझ में आ गया? तो एन से कौन सा हो जाएगा? नेचर ऑफ द बिजनेस, लग्जरी है या फिर कंज्यूमर गुड्स है। लास्ट होता है हमारा एस, दैट इज साइज ऑफ द बिजनेस। कौन सा? साइज ऑफ द बिजनेस। बोले बात समझ में आया? कौन सा होगा? साइज ऑफ द बिजनेस। सर मान लो कि एक ठेले वाला सब्जियां बेच रहा है, एक ठेले वाला सब्जी बेच रहा है, और एक रिलायंस फ्रेश वो भी सब्जियां बेच रहा है, लेकिन पैसे की जरूरत ज्यादा किसको है? रिलायंस फ्रेश। क्यों? सर उसको 50 का स्टाफ देखना है, उसकी 50,000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, सारी चीजें होगी, उसको पैसे की जरूरत हाथ में ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, साइज ऑफ द बिजनेस, जितना बड़ा आपका बिजनेस का साइज होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी, अदरवाइज उतनी ही वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होगी। बात समझ में आया? क्लियर है? इसको बोला जाता है साइज ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, आंसर क्या दे दोगे? एसपी इग्नोर IGNORE, इग्नोर SC। बोलो क्लियर है? SP इग्नोर SC, जिसमें से E को हम क्या कर देंगे? इग्नोर। बोलो क्लियर है? S से कौन सा था? P से, I से, G से, N से, O से अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, साइज ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा रहा हूँ। 100 आउट ऑफ 100 जितने भी बच्चों ने मार्क्स लाए हैं उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, और इसी स्ट्रैटेजी को आप भी फॉलो करोगे। सर ये स्ट्रैटेजी क्या है? आपको बस इतनी सी बात देखनी है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, या कुछ भी आ गया, 3-4 आपने ढूंढ लिए, अब उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। जैसे मान लो आपने लिखा सीजनल फैक्टर, पॉइंट नंबर 1 आपने क्या लिखोगे? सीजनल फैक्टर। ठीक है, लिखा पहला एसपी इग्नोर का। अब इसके आप नीचे 2 एरो कर दोगे, आपके आंसर शीट में भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, इफ सीजन या नो सीजन। ठीक है, अगर सीजन है तो डैश लगा के क्या लिखेंगे? हाई वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज यहां पे क्या लिखेंगे? लो वर्किंग कैपिटल। बोलो बात समझ में आया? फिर क्या था? प्रोडक्शन साइकिल, और थर्ड कौन सा था? इन्फ्लेशन, तो आपने लिखा इन्फ्लेशन। अगेन एरो कितने? 2। पहला कौन सा? इफ इन्फ्लेशन या फिर नो इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो हाई वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे लो वर्किंग कैपिटल। उसके बाद अगला है आपके पास जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, 2 एरो। रॉ मटेरियल अवेलेबल, रॉ मटेरियल नॉट अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। अगर अवेलेबल है तो लो वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज हाई वर्किंग कैपिटल। बोलो बात समझ में आया? आपको कोई ग्रामर, कोई एनसीईआरटी की लैंग्वेज कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह तरीका समझ में आ गया तो 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। इसका रीजन ये है वर्ड लिमिट तो रीच नहीं कर पाएंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। आपको ऐसा कुछ भी नहीं कि वर्ड लिमिट रीच करनी है। अगर आपका क्वेश्चन ये वाला बनता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, आपने अगर 10 के 10 बता दिया और 10 के अंदर ये डायग्राम बना रखा है, अगर आप सुभाष दे की बुक देखोगे वहां पे टॉपर की कॉपी होती है इस चीज के 100 में से 100 थे, तो वहां से भी यही कॉपी होते हुए आ रहा है, और पिछले 4 साल से हम लोग यही कॉपी करवा रहे हैं। जब भी क्वेश्चन आता है कभी मार्क्स नहीं कटे। आंसर शीट मैंने मंगवा कर देख लिया, 6 में से 6 मिलते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आपको काम क्या करना है? व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। अगर ये सीधा क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का, तो 2 लाइनों में तो मैं बताऊंगा वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है,
वेरियस आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे लिखा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के 11 नाम लिख दिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल बता दिया, 11 फैक्टर बता दिए। नाउ एक्सप्लेन एक 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 एक, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आया? इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्ड्स फोकस ऑन द क्वालिटी। आप क्वालिटी पे फोकस करोगे, बिजनेस स्टडीज में मार्क्स आएंगे। ये चीज आपको आफ्टर 12 सिखाई जाती है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशंस की वाली चीज। कोई भी नहीं पढ़ता पूरी थ्योरी। आप भी एक किताब तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको अलग से बोल्ट होके नहीं दिख रहे, पिक्चर्स नहीं दिख रही। हम भी नहीं पढ़ते। आजकल का तो न्यूज़पेपर तब तक नहीं पढ़ा जा रहा जब तक उसके आगे फोटो नहीं है। तो कैसे पढ़ी जाएगी ये सारी चीजें? तो रियलिटी तो यही बोलता है, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो हार्डली को आपकी एक कॉपी को 8 से 10 मिनट देगा, इतना ही टाइम देगा, और उसको एक कॉपी चेक करने का 300 रुपया मिल जाएगा। वो आपको जानता भी नहीं है, इवन आपको तो नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको OMR शीट्स वगैरह जो मिलती है जहां पे आप पढ़ते हो उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब आपके आंसर शीट जिसके पास पहुंचती है उसके पास सिर्फ कॉपी नंबर होता है, उसको ये भी नहीं पता मेरे बच्चे जैसा नाम है, फलाना है, लड़की है, लड़का है, कुछ नहीं पता। तो पूरे साल आपने स्कूल में क्या किया डजन मैटर। मैटर करता है 3 घंटे में क्या हुआ, और मैटर उसके 10 मिनट में क्या है। अब वो 10 मिनट आपके जीवन के अच्छे 10 मिनट है तो उसकी कॉपी चेकिंग अच्छे से हो जाएगी। अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में ये है कि उस कॉपी को सुंदर दिखाना। अब उस कॉपी को सुंदर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इफ यू आर राइटिंग 20 पेजेस या 25 पेजेस, शुरुआत के 5 से 10 पेज आपकी लाइफ के बेस्ट पन्ने होने चाहिए। यार मतलब बवाल ही लिख दिया हमने, हाँ इससे बेटर कोई नहीं लिख सकता। फिर लास्ट के 5 पन्ने अगेन वापस बेस्ट होने चाहिए। ये जितना भी खेल खेलना है हमारे को अप डाउन का, वो यहाँ पे मिड में आएगा। दैट्स इट। शुरुआत और एंड हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जैसे आप एक मूवी में चाहते हो। मूवी की स्टार्टिंग बैठते मजा आ रहा है, मूवी का एंड बढ़िया मिल गया तो बस अच्छी है। मूवी पूरी अच्छी चलती आ रही है, एंड खराब हो गया तो हमारे को पता नहीं गालियां निकल जाती है। और शुरुआत गंदी है तो फिर कितनी अच्छी एंड कर लो मतलब नहीं है। आपके पेपर में भी यही है, इट्स नॉट ओनली फॉर VST, फॉर एवरी सब्जेक्ट। शुरुआत अच्छी, मिड में थोड़ा गाला मिली, और अब ऐसे। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपको 4 एडवांटेजेस लिखने हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लो मैं एक सिंपल से बताता हूँ, प्लानिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो आ गया 4 नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन। आपको सबसे पहले ये लिखनी है। सबसे पहले आपने जैसे मान लो स्टार्ट किया तो आपकी कॉपी कुछ इस तरीके से आती है, ये रही, ठीक है। हम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, नहीं लिखना। हम यहाँ लिखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आपको मैं बताता हूँ प्रेजेंटेशन कैसे अच्छा देना है। आप यहाँ लिखोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ऐसे ही लिखोगे पूरा। उसके जस्ट नीचे आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन 2। अगर इसका कोई पार्ट है तो ब्रैकेट में लिख देना पार्ट 1, नहीं है तो बस छोड़ देना, ठीक है। एग्जामिनर को जितनी सुविधा दोगे उतने ज्यादा तुम्हें मार्क्स देगा। मैंने साफ साफ बता दिया एग्जामिनर, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, उसका पार्ट ए है, लिख दिया। अब उसके बाद आप लोगों को बताना है प्लानिंग क्या है, तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। प्लानिंग मीन्स, आप सबको पता है क्या होता है मीन्स, क्या डिसाइडिंग इन। अब मैं चाहता हूं एग्जामिनर को कि पढ़ भाई एडवांस है, मुझे आता है, मैं लिखूंगा डिसाइडिंग इन एडवांस। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने कैपिटल में लिखा है, आपको भी यही करना है। प्लानिंग मीन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, ठीक है, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom। इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैं चाहता हूं एग्जामिनर को ये पढ़ के मैंने ये लाइन लिखी है तो अब यहां मैं zigzag अंडरलाइन कर दूंगा। ये हो गई मेरी डेफिनेशन खत्म, कर दी डेफिनेशन खत्म। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप एडवांटेजेस बताओ, तो पहले मैं लिखूंगा एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। अब मैं लिखना स्टार्ट नहीं कर दूंगा एकदम ही कि 1 2 3 4 ये होते हैं, नहीं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट जैसा आपको ठीक लगे वैसा बनाओ। आपको पेड़ बनाना आता है, पेड़ बनाओ, जमीन चक्कर बनाना आता है, डू व्हाटएवर यू वांट। आपकी क्रिएटिविटी पे कोई शक नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है नहीं मुझसे वाहियात कोई नहीं बना सकता, तो एक लाइन खींच के 1 2 3 4 और ये 5 ये करोगे। प्लानिंग में डिसाइडिंग इन एडवांस, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, वेस्टफुल एक्टिविटी, इनोवेटिव आइडियाज, डिसीजन मेकिंग और इंक्रीज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हो गया ये। नाम लिखे हैं सिर्फ, फर्स्ट लिखा कौन सा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, लिखा, एक लाइन 2 लाइन हार्डली 3 लाइन, खत्म। कोई पैराग्राफ नहीं लिखने आपको। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस्ड वेस्टफुल एक्टिविटी, 1 लाइन 2 लाइन, खत्म। आप गलती क्या करते हो, इन कंटेंट के बढ़ने की कोशिश करते हो। आपको ये कंटेंट नहीं बढ़ना, आपको ये प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखाना है, समझ गए। आपको एग्जामिनर यही मार्क्स दे देगा। डेफिनेशन लिख दी, बच्चे को पॉइंट्स भी आते हैं, एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया है।
अब आप एक और गलती क्या करते हो, आपको जैसे 6 के 6 लिखने हैं या फिर इनमें से 4 लिखने हैं, तो आप पहला वाला वो लिखते हो जो आपको बेस्ट आता है, सेकंड बेस्ट, फोर्थ वाले में तो आप लाइन लिख के बस छोड़ देते हो। ये नहीं करना, आपको पहला वाला आपका बेस्ट लिखना है, सेकंड इज बेस्ट। अगर अब एक और आपको आता है तो छोड़ के रखो आखिरी वाले में, तो पहला दूसरा बेस्ट, तीसरा चौथा अप डाउन कर लो, पांचवा वापस से बेस्ट लिखना है। क्योंकि जब वो मार्क्स दे रहा होता है ना, तो वो मार्क्स किस पॉइंट पे दे रहा होता है, आपके लास्ट वाले पे। तो जब वो चेक कर रहा होगा यूं, तो उसकी नजर पड़ेगी आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, तो उसको बढ़िया बनाना। यानी कि जब हम एक पॉइंट लिखने होंगे तो फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट, ये बेस्ट होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ उसकी नजर पड़ेगी, आपके मार्क्स कभी नहीं घट सकते, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल क्या था, जल्दी बताओ। एसपी इग्नोर एससी, एस से, पी से, आई से, जी से, ओ से, नेचर बिजनेस, ओ से, आर से, एस साइज ऑफ द बिजनेस, फिर सी से क्रेडिट अलाउड क्रेडिट। मैंने बोला था फाइनेंशियल मैनेजर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3। पहला देखो ऐसे याद रखोगे, पैसा लाना, पैसे की सेफ्टी, पैसे की यूटिलाइजेशन। रिपीट कर दो, पैसा लाना, पैसे की सेफ्टी और पैसे का यूटिलाइजेशन। रिपीट कर दो, पैसा, पैसे की और पैसे का। बोले बात समझ में? ये एक टॉपिक खत्म हो गया। सेकंड की सिर्फ इकोनॉमिक समझा के छोड़ दूं, अगली क्लास में आपको डिटेलिंग कराऊंगा इसकी। क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। अभी अपन ने बात की थी वर्किंग कैपिटल की, अब अपन किसकी बात करेंगे, फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल में कितना पैसा हमारे को रिक्वायर्ड होता है। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, ठीक है, एक बात याद रखनी है, ये श्रेयांश को हमेशा से यही था कि भैया अपन तो खाने पीने वाले आइटम में ही जाएंगे, हैं। तो उसने सोचा कि आजकल ट्रेंडिंग क्या है, वो इसको समझ में आ भैया मैं तो पूरे दिन मोमोज खाता रहता हूँ, तो इसने ना मोमोज का, आजकल वो फूड वैन नहीं होता, मतलब क्या ठेला वेला खोलूं, इसने तो क्या सोचा, फूड वैन, और बोले मेरे जैसा ही मोदक जैसा बनाएंगे अपन मोमोज, फैमिली मोमोज एक ही बनाएंगे, वही खाते रहेंगे सब। तो उसने बोला कि जयपुर में बढ़िया भीड़ कहाँ थी है, तो बोले जीटी के बाहर बहुत भीड़ रहती है, मालवीय नगर साइड में, गौरव टावर के वहाँ पे, है ना, बढ़िया भीड़ आती है सारी चीज़ के। तो उसने सारा का सारा अपना फंड, जितना भी पैसा था ना, वो सारा कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, जीटी में इन्वेस्ट कर दिया। बोलो बात समझ आया? बात समझ में आया? तो आपको बस याद रखना है, इसने अपना सारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया। बात समझ आए? तो आपको याद रखना है जीटी में फंड्स। याद रखोगे, लिख लो जल्दी से, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जीटी में फंड्स। 2-3 पॉइंट्स और है इसके अलावा भी, पर 7 पॉइंट आप इससे याद रखोगे, जीटी में फंड्स। बात समझ में आए? बुक 2 में ना एक एक टॉपिक के पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने पिछले वाले में आपको 11 याद करवाए हैं, इसमें अभी अपन इससे 7 याद करेंगे, 2 अलग से याद करेंगे, ठीक है। तो 9-10 9-10 सबके याद करने हैं। अब वही वाली याद है, पैसे की जरूरत फिक्स कैपिटल में कितनी है, तो सबसे पहला हो जाता है जी से ग्रोथ। जी से कौन सा हो गया, सुन लो, लिखवा अगली क्लास में दूंगा। जी से कौन सा हो गया, अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो पैसे की जरूरत ज्यादा होगी, पैसे की जरूरत, आपके बिजनेस में ग्रोथ है तो भैया नई बिल्डिंग लेनी है, नया करना है, ये स्मार्ट बोर्ड बाहर वाली क्लास में भी लगाना है, सारी चेंजेस करने हैं, तो ग्रोथ दिख रही है तो पैसे की जरूरत। टी से होता है चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक। आप कैसी टेक्निक यूज करना चाहते हो, 2 टेक्निक होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर और आपका बिजनेस क्या था, एप्पल पाई का था, तो आपने बोला मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि कस्टमर्स बस बैठे स्कैन करें, मेन्यू खुल जाएगा, पूरा का पूरा हमने सिस्टमैटिक कैपिटल कर रखा, मशीन मेड, क्लिक करो, आपका ऑर्डर मशीन से प्रिपेयर होगा, रोबोट आएगा आपके जगह पे आके सर्व कर देगा। हाँ तो आजकल यही हो रहा है ना, सब कुछ हटा दिया लोगों को, और सब कौन सर्व कौन करेगा, रोबोट्स करेंगे। दूसरा इसके में वो ऐसे यहाँ पे पेन रख के हैं, गोलू आ जाएगा, हाँ भैया कौन सा पराठा। तो आप मुझे बताओ किस में पैसे की जरूरत ज़्यादा है, ऑब्वियसली वहाँ पे जहाँ पे मशीन्स है, जहाँ पे, तो इसको बोलते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ। अगर आप लेबर इंटेंसिव पे जाते हो तो कम पैसा चाहिए, कैपिटल पे जाते हो तो पैसा ज़्यादा चाहिए। डे टू डे की बात नहीं हो रही, एक बार की बात हो रही है, तो मशीन वाली चीज़ों में पैसा ज़्यादा है। बात समझ में आ गया, क्लियर है, समझ में आया? एफ से होता है फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंशियल, मुझे मार्केट से पैसा मिल सकता है क्या
मैं अगर मार्केट में जाके पैसा रेस करूं तो आज के डेट में मिल जाएगा क्या? बोले हाँ मिल जाएगा, तो अभी कम रख लें, जब जरूरत हो तब ले लेना। नहीं मुझे नहीं मिलेगा मार्केट से पैसा, तो भैया जो भी है उसको बचा के रख, काम आएगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। क्या बोलते हैं? यूज हो जाता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आपकी टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा, कम है तो कम। ये अगेन आपको आता है एन से नेचर ऑफ बिजनेस, एस से साइज ऑफ द बिजनेस, और डी से हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। कोई बताएगा डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस के कितने डाइवर्सिफिकेशन, जैसे टाटा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो टाटा नहीं बना रहा तो इनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत। रिलायंस ऐसी कोई चीज़ है जो रिलायंस नहीं कर रहा तो इनको पर वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा है। लेकिन बिस्लरी का भी डील करता है तो उनकी डाइवर्सिफिकेशन कम है तो उनको पैसे की जरूरत कम है। अगर आपके बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है फैलाव, कितना डाइवर्सिफाइड है, तो अगर डाइवर्सिफिकेशन है तो पैसे की जरूरत ज़्यादा, अदरवाइज पैसे की जरूरत कम। बोलो बात समझ में? अगली क्लास इसको और डिटेलिंग करते हैं, दैट इज जीटी में फंड्स। एक बार ये लिख के रख लो बस। ऑब्जेक्टिव